फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। तो रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 ठीक और हमारे सहयोगी प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम लोग आपके 5 अक्टूबर से 2021 के लिए आपके जीएस का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और 14 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आपको इस बैच में आपके अलग अलग टॉपिक और अलग अलग टीचर्स के आपको डेमोज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज का जो आपका डेमो है, ठीक, ये डेमो आपके होगा इकोनॉमी के टॉपिक के ऊपर और ये टॉपिक होगा आपके नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब इससे पहले आपको इस बैच के बारे में बता दूं डेमो से पहले ये जो आपके जीएस फाउंडेशन बैच 2021 के लिए आपके ये जो शुरू किया गया है, ठीक है, अगर आप 5 अक्टूबर से पहले आप एनरोल करते हैं इस बैच में, ठीक है, तो यहां आपके इस बैच की आपके ऑनलाइन फी है आपके 21,000 रुपीज और 5 अक्टूबर से पहले आप अगर इसमें एनरोल कराते हैं तो आपको 7,500 रुपए का आपके एनसीईआरटी का कोर्स पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपके अगर हम आगे आए तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इस बैच की जो आपके फी है वो है आपके 50,000 रुपए और अगर आप 5 अक्टूबर से पहले इस बैच में आप एनरोल करते हैं तो 15,000 रुपए की कीमत का एनसीईआरटी का ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास आप लोगों को फ्री दिया जाएगा। ठीक है, और ये बैच आपके स्टार्ट होगा कब? 5 अक्टूबर। ठीक, अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना कि आज हम आपको जो डेमो देने जा रहे हैं ये आपके जिस टॉपिक पे देने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपके इकोनॉमी का नेशनल इनकम। तो समझते हैं अब हम लोग। नेशनल इनकम इस टॉपिक की अगर हम लोग आपके बात करें तो ये टॉपिक आपके पूरे इकोनॉमी का आपके न सिर्फ एक बेसिक पोर्शन है बल्कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण आपके रोल रखता है आपके ये नेशनल इनकम का टॉपिक। तो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, इस टॉपिक को आज हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम में सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय हम कहते किसे हैं, नेशनल इनकम आपके क्या होता है। ठीक है, तो अब बड़े साधारण से शब्दों में हम आपके समझें। ठीक, एक जस्ट हम जनरल हम समझने की कोशिश करते हैं कि फैमिली इनकम किसे कहते हैं, फैमिली इनकम किसे कहते हैं। ठीक, तो फैमिली इनकम यानी कि परिवार की आय हम किसे कहते हैं, अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या होता है आपके फैमिली इनकम? दी गई समय अवधि में किसी परिवार की जो आय होती है उसे कहते हैं हम पारिवारिक आय, यानी कि इनकम ऑफ ए फैमिली इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक, ये सर्टेन टाइम पीरियड आपके 1 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो फैमिली इनकम हम कहते किसे हैं? इनकम ऑफ ए फैमिली इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि किसी एक परिवार की एक निश्चित समय अवधि में जो आय होती है उसे कहते हैं पारिवारिक आय। अब आप खुद सिंपल सोच लो आपके कि नेशनल इनकम आपके, ठीक, किसे कहते हैं? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक देश के अंदर या राष्ट्र के अंदर जितनी भी फैमिलीज आपके रहती हैं उन सभी फैमिलीज की इनकम को आप ऐड कर दो, यही हो जाएगी आपके उस देश की या उस राष्ट्र की आय। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपके ये देखें कि नेशनल इनकम आपके इसका अर्थ क्या होता है। नेशनल इनकम यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है इसका अर्थ? इनकम ऑफ ए कंट्री, इनकम ऑफ ए कंट्री और नेशन इन ए रेफरेंस टाइम पीरियड, रेफरेंस टाइम पीरियड।
तो हमने यहां आपके सबसे पहले समझा क्या कि नेशनल इनकम हम आपके कहते कैसे हैं, व्हाट इज द नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम आपके ठीक क्या होता है, आपके इनकम ऑफ ए कंट्री इन ए रेफरेंस टाइम पीरियड, यानी कि आपके इनकम ऑफ ए नेशन या इनकम ऑफ ए कंट्री इन ए रेफरेंस टाइम पीरियड इज कॉल्ड नेशनल इनकम। दी गई समय अवधि में किसी राष्ट्र की या किसी देश की जो आय होती है, ठीक, उसी को हम कहते हैं आपके क्या, नेशनल इनकम। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद समझना, जो नेशनल इनकम में आगे समझना है, वाई वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते क्यों हैं, ठीक है। अगर हम नेशनल इनकम को आपके कैलकुलेट ना करें, इफ वी डोंट कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तभी भी वी ऑल गाइज आर सर्वाइव, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। और हम लोगों को ऐसी कोई जरूरत है भी नहीं कि हम लोग आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। तो अब क्वेश्चन आपके ये बनता है कि नेशनल इनकम को हम लोग आपके कैलकुलेट क्यों करते हैं, या नेशनल इनकम को हम लोग मेजर क्यों करते हैं। तो नेशनल इनकम को आपके मेजर क्यों करते हैं, इससे पहले हम एक बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से ये समझ लेते हैं कि किसी फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, किसी फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, वो फैमिली इनकम को क्यों मेजर करते हैं, फैमिली इनकम को क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो क्यों कैलकुलेट करते हैं पेरेंट्स फैमिली इनकम को। पेरेंट्स सबसे पहले तो आपके ये देखते हैं, क्या देखते हैं पेरेंट्स सबसे पहले, ठीक, पेरेंट्स सबसे पहले आपके ये देखते हैं कि जो प्रेजेंट फैमिली इनकम है, क्या वो प्रेजेंट फैमिली इनकम फैमिली के सभी मेंबर्स के सर्वाइवल यानी कि निर्वाह करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक, यानी कि प्रेजेंट फैमिली इनकम, ठीक, इज सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, यानी कि जो वर्तमान आपके जो आय है हमारी फैमिली की, क्या आपके वो सभी फैमिली मेंबर्स के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले तो आपके ये देखते हैं पेरेंट्स। दूसरा आपके ये पेरेंट्स देखते हैं क्या फैमिली के अंदर या एक हाउस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्या सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि अनुकूलतम उपयोग हो चुका है, ठीक। दूसरा आपके ये देखते हैं क्या सभी रिसोर्सेज का अनुकूलतम उपयोग या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुका है। दूसरा आपके क्या देखते हैं, ये चेक करते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट आपके फ्यूचर के जो आपके प्लान आपके बनाते हैं पेरेंट्स, फ्यूचर के जो प्लान आपके बनाते हैं वो प्रेजेंट फैमिली इनकम के आधार पर बनाते हैं, ठीक। तो इन सारे कारणों की वजह से पेरेंट्स आपके मेजर करते हैं फैमिली इनकम। अब ठीक इसी पर्सपेक्टिव में हम आते हैं नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय पे। तो पेरेंट्स की जगह वहां आप कर दो गवर्नमेंट, ठीक है, और फैमिली मेंबर्स की जगह हो गए सिटीजन। तो आपके गवर्नमेंट नेशनल इनकम को आपके मेजर करती क्यों है, ठीक। तो नेशनल इनकम को मेजर गवर्नमेंट इसलिए करती है, सबसे पहले गवर्नमेंट चेक करती है इज अवर इकोनॉमी और नेशनल इनकम इज सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है, यानी क्या हमारी इकोनॉमी और हमारी जो राष्ट्रीय आय है, क्या ये आपके सभी नागरिकों की सर्वाइवल के लिए सक्षम है, पहला पॉइंट। दूसरा आपके ये देखती है गवर्नमेंट नेशनल इनकम के मेजरमेंट के द्वारा आपके, ठीक, क्या हमारे देश के सभी रिसोर्सेज का अनुकूलतम उपयोग हो चुका है, ठीक है, यानी कि आपके ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ठीक, हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपके फ्यूचर प्लानिंग, तो फ्यूचर प्लानिंग को करने के लिए भी गवर्नमेंट को आपके जो जरूरत पड़ती है वो आपके किसकी पड़ती है, नेशनल इनकम की, ठीक है। अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट यहां हम देखते हैं कि नेशनल इनकम मापन क्यों।
नेक्स्ट याद रखना, व्हाई वी मेजर नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय का हम सभी लोग आपके मापन क्यों करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का हम सभी लोग आपके मापन क्यों करते हैं, अब हम आपके यहां ये चेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि सरकार आपके राष्ट्रीय आय का आपके मेजरमेंट आपके इसलिए करती है, किस लिए करती है आपके राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट। ठीक, तो सरकार आपके नेशनल इनकम का मेजरमेंट आपके इसलिए करती है, यानी कि गवर्नमेंट आपकी ये चेक करती है आपके नेशनल इनकम को आपके मेजर करके, ठीक, क्या हमारे देश की जो इकोनॉमी है, क्या हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो आपके पूरी जनता का भरण पोषण करने में आपके सक्षम है। ठीक, इज नेशनल इनकम या हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है इज सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल सिटीजन्स। सबसे पहले तो ये चेक करना आपके उद्देश्य होता है। ठीक, दूसरा आपके ये चेक करना आपके कि हमारे यहां रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज। ठीक, नेक्स्ट याद रखना, क्या हमारे यहां रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट याद रखना, टू मेक फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए। अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना, यहां आपके एक डाउट पूछा गया है रेफरेंस ईयर। तो अब यहां आपके रेफरेंस ईयर की अगर हम आपके बात करें तो ये तो डिपेंड करता है किसी देश के ऊपर कि उसे अपने एक रेफरेंस ईयर में नेशनल इनकम को शो करना है, रेफरेंस क्वार्टर में करना है या रेफरेंस 6 मंथ में करना है। सामान्यतः कोई देश आपके जो होता है, ठीक है, वो हमेशा रेफरेंस ईयर में ही नेशनल इनकम को आपके क्या करता है, शो करता है। तो सबसे पहले यहां अपना डाउट क्लियर कर लो, यहां रेफरेंस टाइम पीरियड होगा ना कि रेफरेंस ईयर, और ये रेफरेंस टाइम पीरियड का निर्धारण उस देश की सरकार करेगी। सामान्यतः हम रेफरेंस ईयर वर्ड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर सरकारें रेफरेंस टाइम पीरियड को रेफरेंस ईयर आपके मानती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, तो नेशनल इनकम का हम आपके मेजर करते क्यों हैं, ये आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले ये चेक करना आपके कि हमारी जो नेशनल इनकम है ये पूरे देश की जनता का सर्वाइवल करने में सक्षम है, पहला। दूसरा, आपके क्या हमारे यहां रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और तीसरा आपके टू मेक द फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य की योजनाएं बनाने। इन सारी चीजों को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। अब हम लोग आते हैं इससे आगे, तो ये हमने आपके यहां तक देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम यहां ये समझते हैं कि जब हम इनकम की आपके बात करते हैं तो इनकम आपके ये कितने प्रकार की होती है, और नेशनल इनकम में बेसिकली हम किस इनकम को आपके मेजर करते हैं। तो जब हम आपके इनकम की आपके बात करते हैं तो इनकम आपके होती कितने प्रकार की है, और नेशनल इनकम के अंदर आपके, ठीक, हम किस इनकम को आपके मेजर करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं इससे आगे। तो नेक्स्ट आगे समझना, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई आपके इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपके कोई गवर्नमेंट हो, जब हम बात इनकम की करते हैं तो इनकम हमेशा आपके होती है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। इनकम यानी कि आय, इनकम हमेशा आपके 2 प्रकार की होती है, जिसमें से पहले प्रकार की इनकम को हम कहते हैं अर्न्ड, यानी कि अर्जित आय, और दूसरे प्रकार की इनकम को हम कहते हैं नॉन अर्न्ड, नॉन अर्न्ड, अनार्जित आय, अनार्जित आय। अब सबसे पहले हम आपके ये देखते हैं कि अर्न इनकम आपके क्या होती है। अर्न इनकम, अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अर्न इनकम वह इनकम होती है जो उत्पादन के साधनों के द्वारा कमाई जाए, जो उत्पादन के साधनों के द्वारा कमाई जाए। तो अर्न इनकम आपके कौन सी इनकम होती है,
जो उत्पादन के साधनों के द्वारा कमाई जाए। अब इकोनॉमी में अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपके अगर बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके इकोनॉमी में जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन हम किसे कहते हैं, जिनकी मदद से हम किसी उत्पादन को करते हों, जिनकी मदद से, ठीक, हम किसी उत्पादन को करते हों। ठीक है, यह ध्यान रखना। तो किसकी मदद से हम उत्पादन करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो ये आपके 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां याद रखना आपके कि अर्न इनकम वह इनकम होती है जो उत्पादन के साधनों के द्वारा आपके अर्जित की जाए या कमाई जाए। तो उत्पादन के साधन आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, यानी कि भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, ये उत्पादन के साधन हुए। दूसरी खास बात याद रखना कि जब भी आपके अर्न इनकम होगी तो अर्न इनकम में आपके, ठीक, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर होगी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कोई भी हो इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर होगी, आपके अर्न इनकम होगी। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके कितनी हो सकती हैं? हो सकता है प्रोडक्शन हो सकता है कंजप्शन हो सकता है एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके किसी इकोनॉमी में कितनी होती हैं? ये 4। तो जब कभी भी आपके अर्न इनकम आपके जो कमाई जाएगी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कमाई जाएगी, और अर्न इनकम के होने में कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर होगी, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कंजप्शन हो, एक्सचेंज हो या इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, अब यहां याद रखना आपके कि ये जो आपके अर्न इनकम है, ठीक, इसकी जो नेचर आपके होता है, इसका नेचर आपके होता है हमेशा रिपीटेटिव। इसकी अर्न इनकम की हमेशा पुनरावृत्ति होगी। अर्न इनकम की क्या होगी? हमेशा पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति से तो नेक्स्ट, तो हमने आपके इनकम में आपके जो देखा वो आपके देखा क्या कि अर्न इनकम आपके कौन सी इनकम है? जो उत्पादन के साधनों के द्वारा अर्जित की जाए। ठीक है, उत्पादन के साधन आपके 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। इन 4 आपके साधनों के द्वारा अर्न होती है आपके अर्न इनकम। ठीक है, अर्न इनकम अगर आपकी हुई है तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर होगी, चाहे हो प्रोडक्शन, चाहे हो कंजप्शन, चाहे हो एक्सचेंज और चाहे हो इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद में याद रखना कि अर्न इनकम का जो नेचर होता है वो रिपीटेटिव होता है, यानी आपके ये पुनरावृत्ति इसकी होगी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, यानी कि मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ में या फिर ईयरली। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां याद रखना कि अर्न इनकम की अगर हम आपके बात करें तो अर्न इनकम में याद रखना इसका एग्जाम्पल, अगर अर्न इनकम लैंड के द्वारा कमाई गई है तो ये होगी रेंट, कैपिटल के द्वारा कमाई गई है तो ये होगी इंटरेस्ट की फॉर्म में। ठीक, कैपिटल के बाद में लेबर के द्वारा कमाई गई है तो ये होगी आपके वेजेज की फॉर्म में, और एंटरप्रेन्योर के द्वारा अर्न इनकम को कमाया गया है तो ये होगी आपके प्रॉफिट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपने देखा कि रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेज प्लस प्रॉफिट, ये सब आपके क्या होंगे? ये सब आपके होंगे अर्न इनकम के आपके पार्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना कि नॉन अर्न इनकम। नॉन अर्न इनकम में आप याद रखना ना तो उत्पादन के साधनों के द्वारा ये अर्जित होगी, ना तो उत्पादन के साधनों के द्वारा अर्जित होगी, नॉट अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ना ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ना ही कोई इकोनॉमिक
एक्टिविटी होगी और इसका जो आपके जो नेचर होगा वो होगा आपके कैसा, नॉन रिपीटेटिव, यानी कि इसकी आपके पुनरावृत्ति नहीं होती, अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम तो सेल ऑफ ओल्ड गुड्स, रिश्वत, ये सब आपके क्या होता है, ये सब आपके होता है नॉन अर्न इनकम, ये सब आपके क्या होगा, नॉन अर्न इनकम। ठीक, आगे अब याद रखना, तो आप लोगों को जो आगे याद रखना है वो क्या याद रखना है, आपने दो इनकम देखी, एक अर्न इनकम और एक नॉन अर्न इनकम, एक अर्न इनकम और एक आपके नॉन अर्न इनकम। ठीक, अब नेक्स्ट आगे जो आपको समझना है, तो नॉन अर्न इनकम आपके कौन सी इनकम है, वह इनकम जो ना तो उत्पादन के साधनों के द्वारा आपके अर्जित हो रही है और ना ही इस इनकम के होने में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ये आपके नॉन रिपीटेटिव नेचर की होती है, इसका पता नहीं ये कब आएगी। जैसे कि सेल ऑफ ओल्ड गुड्स, आपने किसी पुरानी वस्तु को बेच दिया। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझना अर्न और नॉन अर्न का एग्जाम्पल, आपका मान लिया कि घर है, घर को अगर आपने रेंट पे दिया है तो रेंट आपको हर महीने मिलेगा, रिपीटेटिव नेचर का है, तो वो अर्न इनकम। अब आपने ज्यादा पैसे के लिए उस घर को बेच दिया यानी एसेट को सेल कर दिया, सेल ऑफ ओल्ड गुड्स या ओल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक बार पैसा मिल जाएगा, अब दोबारा आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपकी होगी नॉन अर्न इनकम। हम यहां आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं यहां अर्न और नॉन अर्न इनकम में कि आप अपने भविष्य की योजनाएं अगर कभी भी बनाएंगे तो आप अर्न इनकम के ब्याह पे बनाएंगे या फिर आप नॉन अर्न इनकम के ब्याह पे बनाएंगे। तो आप लोग अपनी जो योजना या प्लानिंग आप बनाएंगे तो वो अर्न इनकम के आधार पे बनाएंगे। तो ठीक इसी तरह आप लोग याद रखना, क्या याद रखना, कि जब कभी भी नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अर्न इनकम आपके काउंट होती है। जब कभी भी नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का मापन आपके किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या काउंट होगा, अर्न इनकम आपके काउंट होगी। ठीक, तो राष्ट्रीय आय के मापन में सिर्फ अर्जित आय को ही आपके शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना, अब हमें करना है आपके नेशनल इनकम का आपके मेजरमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय आय का मापन। अब यहां समझना कि जब कभी भी हम राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट यानी कि मापन करेंगे तो वो हम कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के मेजरमेंट में आपके सबसे पहले आप याद रखना कि हमें किन किन आधार पर नेशनल इनकम का हम मेजरमेंट करते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें आपको समझनी है। ठीक है, नेशनल इनकम के आपके मेजरमेंट से पहले आपको सबसे पहले जो वर्ड समझना है वो समझना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सबसे पहले यह समझना है। ठीक, कि जब कभी भी हम नेशनल इनकम का मेजर करते हैं तो हम इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में आपके डिवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा यही समझना मेजरमेंट इंडिकेटर, मेजरमेंट इंडिकेटर यानी कि मापन के सूचकांक, मापन के सूचकांक। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट मेथड्स यानी मापन की विधियां। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना
नेशनल इनकम मेजर करने वाले इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इनकम मेजर करने वाले इंस्टीट्यूट्स। अब यहां इन 4 हेडिंग पे हम पूरा समझेंगे नेशनल इनकम का मेजरमेंट आपके होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको जनरल बता दें। ठीक, जब कभी भी नेशनल इनकम का मेजरमेंट होता है तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हम पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर 3 सेक्टर्स में आपके डिवाइड करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं ये हम समझेंगे, ये समझना जरूरी है। आप लोगों ने अभी तक ही रटा होगा कि इकोनॉमी के सिर्फ 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्यों होते हैं ये अब आज देखेंगे। दूसरा समझना, मेजरमेंट इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो आपके नेशनल इनकम के मेजरमेंट के आपके 4 इंडिकेटर होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, ठीक, मेजरमेंट इंडिकेटर यानी कि बे इंडिकेटर जिनमें हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं वो होते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, मेजरमेंट मेथड्स की अगर हम बात करें तो आपके 3 मेथड्स होती हैं मेजरमेंट की। पहला प्रोडक्ट मेथड, ठीक, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंस मेथड। तो यहां आप सबसे पहले तो एक पॉइंट आप क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। ठीक, एक पॉइंट आप लोगों को आपके क्लियर क्या करना है। ठीक, तो क्लियर आपको यह करना है एक पॉइंट कि मेजरमेंट इंडिकेटर ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी हैं, इन्हें मेजरमेंट मेथड मत समझ लेना। और मेजरमेंट मेथड प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंस मेथड है। और नेक्स्ट, नेशनल इनकम को मेजर करने वाले इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ 2 आपको रीड करना है, एक सीएसओ और एक एनएसएसओ। एक सीएसओ और एक एनएसएसओ। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहां आगे एक एक करके आप इन सबको समझना। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट आपके समझना एक एक करके कि इनकी आपके जरूरत क्यों पड़ी और इनमें हम मेजर करते क्या हैं। राइट, तो सबसे पहले हम आते हैं नेशनल इनकम के मेजरमेंट की। अगर हम आपके बात करें तो नेशनल इनकम के मेजरमेंट को करने से पहले सबसे पहले हम करते क्या है, इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में बांटते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपके ये हुआ कि हम इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड क्यों करते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं। तो समझना, सबसे पहले मान लिया आपके कि कोई एक पर्सन है आपके, ठीक, उस पर्सन के पास आपके क्या क्या रिसोर्स हैं या क्या क्या एसेट हैं, पहले तो आप ये देखो, फिर हम आगे समझेंगे इसे। ठीक, मान लिया आपके सबसे पहले कि आप यानी कि कोई एक पर्सन है, कोई भी पर्सन आपके ए, ठीक है, इस पर्सन की आपके जो इनकम है ये है आपके 10 लाख रुपए। इसकी इनकम क्या है, 10 लाख रुपए पर ईयर, ये आपकी इनकम हुई। अब ये जो आपके इस पर्सन की इनकम है ये हो कहां से रही है, हो सकता है आपके इसके एग्रीकल्चर फॉर्म हो, वहां से भी इनकम हो रही हो सकता है आपके इस पर्सन की एक ब्रेड फैक्ट्री है, वहां से भी इनकम कुछ हो रही होगी, और इस पर्सन के आपके कुछ चलते हैं ट्रक, ठीक, ट्रक यानी कि ट्रांसपोर्ट, वहां से भी इनकम हो रही हो। अब यहां आपके देखा कि ये पर्सन आपके एग्रीकल्चर से कमाता है 2 लाख पर ईयर, ब्रेड फैक्ट्री से आपके कमाता है 3 लाख पर ईयर और ट्रक से आपके कमाता है 5 लाख पर ईयर। टोटल कितना हो गया, 10 लाख पर ईयर। ठीक, तो यहां याद रखना कि मान लिया कि ये कोई पर्सन है, इसकी 10 लाख की इनकम हो रही है इसके सभी सोर्सेज से। अगर हम इसके सभी सोर्स पता भी ना करें तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम ये जानना क्यों चाहेंगे कि इसकी कहां से कितनी इनकम आ रही है, क्या फायदा होगा इसका। यानी कि अब यहां समझना आप, ये कोई पर्सन आपके ये जो है, ठीक है, अब ये जो आपके कोई पर्सन है, ठीक, तो नेक्स्ट आपके यहां समझना, एग्रीकल्चर से इसकी इनकम है 2 लाख, ब्रेड फैक्ट्री से है 3 लाख और ट्रक से है आपके 5 लाख। ठीक,
सबसे पहले तो हम आपके इकोनॉमी को आपके अलग अलग सेक्टर में इसलिए डिवाइड करते हैं, पहले तो हमें यह पता लगे कि किस सेक्टर में इनपुट और आउटपुट का रेशो क्या है। यानी कि आपके इसे अगर हम देखें तो ये कौन सा सेक्टर हो गया, प्राइमरी, इसे समझें तो सेकेंडरी, और इसे समझें तो ये कौन सा हुआ, टर्सरी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके इनपुट और आउटपुट एनालिसिस। इनपुट और आउटपुट, कितना इनपुट लगा के किस सेक्टर से कितना आउटपुट हो रहा है, पहला। ठीक, दूसरा याद रखना आपके कि हमने यहां एग्रीकल्चर में कितने के बीज और फर्टिलाइजर लगाए, उससे आउटपुट क्या मिला। ब्रेड फैक्ट्री में कितने का हमने इनपुट लगाया, उससे आउटपुट क्या मिला। और आपके ट्रक में हमने कितने का इनपुट लगाया, उससे क्या आउटपुट मिला। पहला तो ये हमें पता होता है। दूसरा हमें पता होता है कि आपके प्रत्येक सेक्टर में आपके कितनी लेबर हमने एंगेज की, कितनी लेबर हमने आपके एंगेज की। ठीक, तो किसी सेक्टर में और कितनी लेबर की जरूरत है, या किस सेक्टर में सरप्लस लेबर है जिससे कि उसे दूसरे सेक्टर में भेजा जा सके। इसके बाद में तीसरा याद रखना कि प्रत्येक सेक्टर की जो समस्याएं होती हैं वो दूसरे सेक्टर से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सेक्टर की जो समस्याएं हैं वो दूसरे सेक्टर से क्या है, बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग हैं, मान लिया कि आपके किसी दिन बारिश बहुत तेज हो जाए, तो बारिश बहुत तेज हो जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर ये बर्बाद हो जाएगा, ब्रेड फैक्ट्री और ट्रक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लिया कि किसी दिन लाइट ना हो तो ब्रेड फैक्ट्री बंद हो जाएगी, एग्रीकल्चर और ट्रक पे तब असर नहीं पड़ेगा। मान लिया कि आपके क्या हुआ, डीजल आपके बहुत महंगा हो जाए अचानक से, तो एग्रीकल्चर और ब्रेड फैक्ट्री पर असर नहीं पड़ेगा, ट्रक बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके हम इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में आपके, ठीक, इसलिए भी आपके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमें क्या पता रहे, ये पता रहे कि किस सेक्टर की समस्याएं आपके क्या हैं। ठीक, और उन समस्याओं का समाधान हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के प्रत्येक सेक्टर में आपके अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके सॉल्यूशन भी बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने यहां ये देखा कि जब कभी भी हम नेशनल इनकम का आपके मेजरमेंट करेंगे, तो नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते टाइम हम आपके करेंगे क्या, इकोनॉमी को आपके कुछ सेक्टर्स में आपके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी को हम क्या करेंगे, कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि प्रत्येक सेक्टर में इनपुट आउटपुट का रेशो क्या है, लेबर यानी कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, इसके अलावा प्रत्येक सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स के क्या बेहतर सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस आधार पर अगर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपके होते हैं कितने, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के ये जो क्षेत्र होते हैं, ये होते हैं आपके कितने, 3। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्सरी। ठीक है, तो अब हम आपके ये देखें कि प्राइमरी सेक्टर हम किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर हम किसे कहते हैं, और टर्सरी सेक्टर हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आपके वह क्षेत्र होता है जो या तो निर्भर करता हो प्रकृति के ऊपर, और या फिर जो निर्भर करता हो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। ठीक, वह सेक्टर जो या तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता हो या प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर करता हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, जैसे कि फिशरीज, माइनिंग,
रिफाइनिंग। तो अब यहां आपने देखा क्या, ठीक, यहां आपने देखा ये, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र हम उस क्षेत्र को कहते हैं जो आपके या तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता हो या प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता हो, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र में आपके जो प्रमुख आपके एक्टिविटीज आती हैं उनमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, फिशरीज, माइनिंग एंड रिफाइनिंग। अब यहां माइनिंग और रिफाइनिंग में एक डिफरेंस याद रखना कि माइनिंग किसे कहते हैं और रिफाइनिंग किसे कहते हैं। यह डिफरेंस याद रखना, बहुत जरूरी डिफरेंस है आपके, ठीक। तो माइनिंग का आपके जो अर्थ होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, यानी जब हम क्षैतिज खुदाई करके आपके पृथ्वी से कोई चीज बाहर निकालें तो वो माइनिंग, जैसे लोहे की माइनिंग, कोयले की माइनिंग, ठीक। रिफाइनिंग का अर्थ होता है वर्टिकल ड्रिलिंग, जब हम लंबवत खुदाई करके पृथ्वी से कोई चीज बाहर निकालें तो वो होता है रिफाइनिंग, ठीक है। जैसे कि आपके पेट्रोल का निकालना, जैसे कि आपके गैस का निकालना, ठीक। तो यहां आपके माइनिंग और रिफाइनिंग में आपका जो बेसिक डिफरेंस है, माइनिंग हमेशा होती है हॉरिजॉन्टल और रिफाइनिंग जो हमेशा होती है ये होती है वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक। ये आपने दूसरा अंतर देखा। अब हम आते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र की हम बात करें, ठीक, तो द्वितीयक क्षेत्र में आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इसको हम क्या कर दें, रीप्रोसेसिंग कर दें, इसकी रीप्रोसेसिंग कर दें, रीप्रोसेसिंग। जैसे कि आपके प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से निकला गेहूं और गेहूं की रीप्रोसेसिंग करके हमने बना दी ब्रेड, तो ये हो गया ब्रेड फैक्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जैसे कि आपके प्राइमरी सेक्टर से आपके रेता निकला, ईंट निकली, सीमेंट निकली, ठीक, और इनको आपके क्या किया, रीप्रोसेस करके बना दी आपने बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो अब यहां याद रखना कि सेकेंडरी सेक्टर में आपकी या तो होगी मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, विनिर्माण, और या फिर आपके सेकेंडरी सेक्टर में आपके होगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण। तो सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम आपके बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में आपके क्या है, या तो आपके मैन्युफैक्चरिंग आएगा और या फिर आपके क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट और याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में आपके जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स का और गुड्स हमेशा होती हैं मूवेबल, और कंस्ट्रक्शन में आपके जिस चीज का कंस्ट्रक्शन हो गया वो हमेशा होता है इमूवेबल। मैन्युफैक्चरिंग होने वाली गुड्स को आप एक जगह से दूसरे जगह तक उठा के ले जा सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन में अगर बिल्डिंग बन गई तो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के ले नहीं जा सकते। तो ये दूसरा आपके डिफरेंस होता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब तीसरा याद रखना आप, टर्सरी, टर्सरी एक्टिविटीज हम किसे कहते हैं, ठीक। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आपके कौन सा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर में क्या आता है,
तो नेक्स्ट, तो आप लोगों ने आपके सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपने क्या समझा, ठीक, कितने सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी, ठीक है। तो आपके टर्सरी सेक्टर को हम और समझ लें कि टर्सरी सेक्टर आपके क्या है। तो टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र में आपके वे गतिविधियां आपके आती हैं, कौन सी गतिविधियां आती हैं, ठीक है, वे गतिविधियां आपके जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को आपके क्या देती हो, बढ़ावा आपके देती हो, ठीक है। तो वे गतिविधियां जो आपके प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को आपके बढ़ावा देती हैं, वे आपकी गतिविधियां आती हैं आपके किसमें, टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर की जो मेजर एक्टिविटीज आपके जो होती हैं वो आपके कौन कौन सी होती हैं समझना। पहला बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक। दूसरा आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। नेक्स्ट होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, ठीक, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, वेयरहाउस, एविएशन, कोल्ड स्टोरेज और एजुकेशन या एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो ये सारी एक्टिविटीज जो आपके हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी आपके जो एक्टिविटीज हैं वो आपके क्या हैं, टर्सरी सेक्टर से आपके रिलेटेड, यानी कि तृतीयक क्षेत्र से आपके रिलेटेड। अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना, ठीक, तो नेक्स्ट जो अब आपको याद रखना है, नेक्स्ट समझना, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज हुई। अब यहां जो आपको समझना है वो आपको अब यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना कि आपने देखा कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपके क्या हुआ, 3 सेक्टर हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये देखा। अब यहां आपके सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के आधार पर ही हम आपके अब यहां एक पॉइंट समझते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज आपके डेवलप होती हैं और कौन कौन सी कंट्रीज आपके डेवलपिंग होती हैं। इस पॉइंट को यहां समझना। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपने देखा
तो अब यहाँ इस पॉइंट को समझना बहुत इंटरेस्टिंग आपके ये पॉइंट है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझना क्या है, ठीक। इकोनॉमी के सेक्टर के आधार पर या इकोनॉमी के किस सेक्टर का कितना विकास किसी देश में आपके हुआ है, उस आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई देश आपके विकासशील देश है या कोई देश आपके विकसित देश है, ठीक है। तो अब यहां देखना आपको डेवलपिंग कंट्रीज में क्या दिखता है और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या दिखता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि आपके कोई देश विकासशील देश है या विकसित देश है, ये इस बात से तय होता है कि उस देश के अंदर नेशनल इनकम में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील देश वे होते हैं जिन देशों की नेशनल इनकम या जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो प्राथमिक क्षेत्र का, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का और उसके बाद तृतीयक क्षेत्र का। यानी कि आपके डेवलपिंग कंट्रीज में जो नेशनल इनकम आपके होती है, वहां सबसे ज्यादा जो आपके कंट्रीब्यूशन आपके होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, वो प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर और देन टर्सरी सेक्टर, ठीक है। वहीं जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में जो नेशनल इनकम आपके होती है, वहां सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टर्सरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर का, फिर प्राइमरी सेक्टर का। इसका मतलब विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होता है, फिर द्वितीयक का, फिर तृतीयक का। जबकि विकसित देशों में आपके राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का, फिर द्वितीयक का और फिर तृतीयक का। ये आपके हुआ। अब यहां आपको यह देखना है कि जब कोई देश या जब कोई इकोनॉमी आपके ये डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में आपके शिफ्ट करती है, ठीक। जब जब कोई इकोनॉमी आपके डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में आपके शिफ्ट करेगी, तो उस इकोनॉमी के अंदर आपके नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटता जाएगा, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? तो आपने यहां देखा क्या कि जब कभी भी आपके कोई विकासशील अर्थव्यवस्था किसी विकसित अर्थव्यवस्था में आपके शिफ्ट करती है, तो आपके होता क्या है, राष्ट्र की आय में या राष्ट्र की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता जाएगा, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ऐसा आपके होता क्यों है? इस बात का एनालिसिस किया आपके एक इकोनॉमिस्ट एंजल्स ने, और इन्होंने आपके एक लॉ दिया, किसके बेसिस पे? एंजल्स लॉ कंजप्शन के बेसिस पे। ये लॉ किससे रिलेटेड है? कंजप्शन यानी कि उपभोग से रिलेटेड है। क्या कहते हैं आपके एंजल, ठीक है, समझना। मान लिया कि आप आज एक स्टूडेंट हो और आप 10,000 रुपए खर्च करते हो, कल के दिन आपकी जॉब लग जाए तो आपकी सैलरी मान लिया हो गई 1,00,000 रुपए। तो आप खुद सोचो आप किस पे खर्च करोगे? खाने पे तो कर नहीं दोगे सारा खर्च। 1,00,000 रुपए सैलरी होगी तो आप क्या करोगे? आप बाइक खरीदोगे, आप कार खरीदोगे, आप फ्लाइट में चलना शुरू करोगे, ट्रेन में चलना शुरू करोगे, होटल रेस्टोरेंट्स में खाना खाओगे। तो यहां एंजल ये कहते हैं कि जैसे ही कोई देश विकासशील देश से विकसित देश में शिफ्ट होता है, वैसे वैसे वहां के लोगों की इनकम बढ़ती है, वहां के लोगों की इनकम बढ़ती है। और जैसे जैसे आपके लोगों की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, तो लोगों का जो खर्च होता है वो इनकम के सापेक्ष प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं पे कम होता जाता है, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की आपकी वस्तु और सेवाओं पे बढ़ता जाता है। जैसे कि आपकी इनकम 10,000 से 1,00,000 हो गई, तो ऐसा थोड़ी है कि आप 3 रोटी से 13 रोटी खाना शुरू कर दोगे। 10,000 से 1,00,000 अगर इनकम हुई तो आपका खर्च बढ़ेगा किधर? बाइक पे, कार पे, तो सेकेंडरी सेक्टर पे खर्च बढ़ेगा। या आप ट्रेन के एसी में यात्रा करोगे, ठीक, बसों में यात्रा करोगे, फ्लाइट में यात्रा करोगे, होटल रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, ठीक, तो टर्सरी सेक्टर का खर्च बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां होता क्या है कि जैसे जैसे आपके कोई देश विकासशील देश से विकसित देश में आपके शिफ्ट करता है, वैसे वैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, और वैसे वैसे आपके क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ने से आपके लोगों के द्वारा जो किया जाने वाला जो खर्च होता है वो प्राथमिक क्षेत्र पे तो इनकम के सापेक्ष कम होता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे आपके वो खर्च इनकम के सापेक्ष बढ़ता जाता है। इससे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और जिस सेक्टर में आपकी डिमांड बढ़ेगी वहां आपके क्या होगा? वहां आपके ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये लॉ था आपके क्या? एंजल्स लॉ कंजप्शन से रिलेटेड, ठीक।
तो ये लॉ आपके दिया एक इकोनॉमिस्ट एंजल ने। तो यहां हमने सिर्फ आज की क्लास में समझा, ठीक, नेशनल इनकम की मेजरमेंट में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का निर्धारण कैसे करते हैं और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से ही हम कैसे तय करते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था विकासशील है या विकसित है। ठीक है, इससे आगे का अब हम लोग समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।